इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं स्कूल के बारे में कि स्कूल क्या है, स्कूल के फंक्शंस क्या-क्या हैं और स्कूल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम स्कूल के बारे में बात करें कि स्कूल क्या है, तो स्कूल कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग प्लेस, अ होली टेम्पल, अ सोशल लर्निंग सेंटर एंड अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो कोई कहता है कि स्कूल एक लर्निंग प्लेस है, एक लर्निंग सेंटर है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल एक मंदिर है, एक पवित्र मंदिर है। तो कुछ लोग कैसे कहते हैं कि स्कूल अ सोशल लर्निंग सेंटर, एक सामाजिक शिक्षा केंद्र है जहाँ पे समाज के लोग, बच्चे आकर यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। वैसे देखें तो हर बात अपने आप में ठीक है। और ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, की विद्यालय एक औपचारिक शिक्षण संस्थान है जिसे मानव समाज की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, कोई भी सोसाइटी अगर आगे बढ़ना चाहती है, विकास करना चाहती है, तो उसको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? उसको अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो इसके लिए सोसाइटी क्या करती है? इसके लिए स्कूल बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, और सोसाइटी के बच्चे इन्हीं स्कूल्स में जाते हैं, इन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते हैं। फिर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई टीचर बनता है। और एक ह्यूमन स्कूल में पहुंचता है, ठीक है बच्चा, और वही ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, अपने देश को आगे बढ़ाता है। तो स्कूल क्या कर रहा है? सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहा है। सोसाइटी ने अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर वापस सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए उन बच्चों को, ठीक है, यूथ को वापस सोसाइटी में भेजा जाता है ताकि वो सोसाइटी को और आगे बढ़ा सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्कूल क्या है? इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, की सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल क्या है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल की, विद्यालय के काम कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बच्चे स्कूल में जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, हम इंग्लिश की बात करें, हम हिंदी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे की सोचने, समझने, डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमताएं हैं, इस तरह की जो क्षमता बढ़ती है, उनका जो बुद्धि, उनका जो बौद्धिक विकास बच्चों का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है? बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं, यहाँ पे बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चे सीखते हैं। स्कूल में डिसिप्लिन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, तो बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल में रहना है। तो एक तरह से देखें तो धीरे धीरे जो क्या होता है कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी का जो विकास होता है, एक बैलेंस होता है, ठीक है? तो डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। और इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर, की स्कूल एक ऐसे संस्थान है जो हमारी कल्चर का, ठीक है, हमारी संस्कृति का प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करते हैं। कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, चारित्रिक और नैतिक विकास की, बच्चों स्कूल में जाते हैं, बच्चे अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। और ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो लीडरशिप, हम देखते हैं कि स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को इंचार्जशिप दी जाती है, बच्चों को इंचार्ज बनाया जाता है, लीड करने के लिए बोला जाता है, क्लास मॉनिटर होते हैं, ठीक है, हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल टाइम से ही उनको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसमें धीरे धीरे जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, नेतृत्व के जो गुण है, उसका विकास होता है।
डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, सामाजिक भावना का विकास। देखिए, हम स्कूल को कहते हैं कि मिनीचर ऑफ सोसाइटी है। जिस तरह से एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह से वही लोग सोसाइटी में, सोसाइटी से स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल को भी हम कहते हैं मिनीचर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनमें सोशल जो फीलिंग होती है, सामाजिक भावना होती है, उसका विकास होता है। और सोशल अवेयरनेस, तो देखिए, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम सोशल अवेयरनेस है। टाइम टाइम पे स्कूल जो होता है प्रोग्राम करता है, कम्युनिटी के मेंबर्स को भी बुलाते हैं स्कूल में, और स्कूल के बच्चे भी सोसाइटी में जाकर जो सोशल अवेयरनेस है, ठीक है, चाहे हम डाउरी की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, तो अलग अलग जो टॉपिक है उस पे नुक्कड़ नाटक, ड्रामा होते हैं, ठीक है, मार्च निकाले जाते हैं बच्चों को, तो सोशल अवेयरनेस का भी काम करता है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप क्वालिटीज़ की, नागरिकता के गुणों का विकास, तो हम देखते हैं सोशल साइंस बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें सिविक्स पढ़ते हैं, तो इनमें बच्चों को बताया जाता है कि हमारे जो एक सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के रूप में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या क्या पालन करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो नागरिकता के जो गुण है उसका विकास होता है, और इससे क्रिएटिंग गुड सिटीजन की अच्छे नागरिक बच्चे बनते हैं। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, इसके अलावा स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को प्रदान की जाती है ताकि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो सके। और लास्ट में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते हैं, उनमें नॉलेज आती है, स्किल आती है, तो यही बच्चे वापस स्कूल से जब सोसाइटी में जाते हैं तो अपने पैरों पे खड़े होकर कमाते हैं, खाते हैं, तो इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का भी विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि फंक्शन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी की, दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, द स्कूल हैज अ डीप रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, की विद्यालय का समाज से गहरा संबंध है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डेवलपमेंट, कि दोनों ही एक दूसरे पे आश्रित हैं एक दूसरे के विकास के लिए। एवरी सोसाइटी स्टेबलाइज अ स्कूल फॉर इट्स प्रोग्रेस, की प्रत्येक समाज अपनी प्रगति के लिए, क्योंकि समाज को आगे बढ़ना है तो उसको अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो समाज अपनी प्रगति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल की स्थापना करता है। और स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द चाइल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और विद्यालय समाज के विकास हेतु बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। विभिन्न विद्यालय में विभिन्न समाजों के बालक शिक्षा पाने के लिए आते हैं। सोसाइटी में देखते हैं अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आ रहे हैं, या किस लिए आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए। और स्कूल बिल्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, और स्कूल क्या कर रहा है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको एजुकेशन के थ्रू उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका विकास करता है। सोसाइटी बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन, और सोसाइटी में भी देखो, हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल स्कूल में दी जाती है, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चों को सोसाइटी में दी जाती है। तो समाज अनौपचारिक शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और स्कूल क्या करता है, औपचारिक शिक्षा द्वारा, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, की बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज और स्कूल, ठीक है, दोनों का जुड़ाव, दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द स्कूल, कि समाज का जो वातावरण है उसका भी स्कूल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑल द गुड एंड बैड थिंग ऑफ द सोसाइटी हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द स्कूल, की समाज की अच्छाइयाँ और समाज की बुराइयाँ दोनों ही स्कूल पर गहरा प्रभाव डालती हैं। देखिए, अगर सोसाइटी अच्छी होगी, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल पर भी एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूल पर भी एक प्रेशर होगा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से सिखाए, लेकिन अगर सोसाइटी ही ठीक नहीं है, लोग ही ठीक नहीं है, ठीक है, सोसाइटी ही डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका स्कूल पे भी एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो द गुड एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द स्कूल, कि अगर समाज का अच्छा वातावरण है तो स्कूल पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर समाज का खराब वातावरण है तो स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ेगा। स्कूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि विद्यालय समाज का एक सच्चा प्रतिनिधि है। ठीक है, क्यों है?
क्वेश्चन आता है कि अगर हम कहेंगे कि स्कूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्कूल है वो अपनी सोसाइटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि बच हम कहते हैं ना, स्कूल क्या है, मिनीचर ऑफ सोसाइटी है। कि सोसाइटी के जिस तरह से सोसाइटी में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वही हमें स्कूल में देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि स्कूल जो है समाज का एक मिनिएचर है, एक लघु रूप है। और स्कूल इज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द करेक्टर ऑफ द सोसाइटी की विद्यालय में ही, ठीक है, विद्यालय के माध्यम से ही समाज के चरित्र में सुधार किया जा सकता है। समाज के जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, ठीक है, किस लिए आते हैं? सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और स्कूल में, ठीक है, अगर स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो बच्चों पर काम करते हैं, बच्चों पर मेहनत करते हैं, उनका चरित्र सुधारते हैं, उनमें अच्छे कौशल, अच्छी स्किल डेवलप करते हैं, और यही बच्चे स्कूल से निकल के अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द करेक्टर एंड आइडियल्स ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। कि स्कूल में लोग कैसे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम देखते हैं कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्कूल के बारे में बात की, स्कूल के फंक्शन के बारे में बात की, और स्कूल और सोसाइटी की क्या रिलेशनशिप है उसकी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स एक नया वर्ड है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में तो सुना है कि एक ही ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है। आपको जिस शॉप पे जाना है आप एक ही प्लेस पे जाइए, आपको अलग अलग शॉप मिल जाएगी, वहां से आप शॉपिंग कीजिए। ऑफिस के कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सुना है, जैसे दिल्ली में है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कई सारे ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। तो हमने ऑफिस का कॉम्प्लेक्स का सुना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सुना है, लेकिन ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? तो इस वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे, इसको भी जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बार हम फिर से स्कूल की बात कर लेते हैं कि स्कूल क्या होता है। तो स्कूल कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग प्लेस, अ होली टेम्पल, अ सोशल लर्निंग सेंटर एंड अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। की स्कूल को हम कहते हैं कि एक अधिगम का स्थल भी है, एक पवित्र मंदिर है, एक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है, और समाज का लघु रूप भी है। लेकिन ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। की ह्यूमन सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल बनाया गया है। सोसाइटी से बच्चे स्कूल में जाते हैं और नॉलेज, स्किल और ये चीजें सीख कर वापस सोसाइटी में आकर सोसाइटी को सर्व करते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो स्कूल क्या हुआ? स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल की बात करें, तो देखिए जब भी हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? क्लासरूम आते हैं, लाइब्रेरी आती है। क्लासरूम, क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीचिंग लर्निंग होती है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम, और क्लासरूम अच्छी हो तो जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितने अगर क्लास में सारी जो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, जो ज़रूरतें होनी चाहिए, सब चीज़ें होंगी तो टीचिंग लर्निंग भी बहुत अच्छे से होगी। लाइब्रेरी की बात करें, देखिए लाइब्रेरी अच्छी होगी, लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स होंगी, बैठने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो लाइब्रेरी अच्छी है तो बच्चों पर उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लाइब्रेरी विद अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज टू सपोर्ट रिसर्च एंड रीडिंग। तो अच्छी लाइब्रेरी भी होनी जरूरी है। और इसके अलावा लैब्स भी होनी जरूरी है। क्लासरूम में तो बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब भी होनी चाहिए। चाहे हम आर्ट एंड क्राफ्ट लैब की बात करें, चाहे साइंस लैब की बात करें, चाहे कंप्यूटर लैब की बात करें, चाहे सोशल साइंस लैब की बात करें, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब भी होनी चाहिए। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है? प्ले ग्राउंड आ जाता है, स्पोर्ट्स फील्ड आ जाती हैं, फैसिलिटीज़ फॉर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो ये भी क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड रिसेप्शन एरिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होने चाहिए। और ऑडिटोरियम भी होने चाहिए, असेंबली हॉल, ताकि बच्चों की वहाँ पे गेट टुगेदर हो सके, बच्चे वहाँ पर
अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलकर कर सकें। तो इसलिए ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है। और इसके अलावा कैफेटेरिया, कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए खाना होना चाहिए, मेडिकल रूम्स होनी चाहिए, और ग्रीन स्पेसेस होनी चाहिए, आउटडोर स्पेसेस, गार्डन्स, और कल्चरल यार्ड फॉर रिलैक्सेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये सब क्या है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स टिपिकली रिफर्स टू अ लार्जर एंटाइटी दैट मे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्कूल्स ईच विथ इट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। की एक विद्यालय परिसर की बात करें तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे बहुत सारे विद्यालय एक साथ में हो। ठीक है, तो एक विद्यालय परिसर आमतौर पर एक बड़ी इकाई को संदर्भित करता है जिसमें कई विद्यालय शामिल हो सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना एक बुनियादी ढांचा हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया स्कूल कॉम्प्लेक्स। आपको ये समझ में आ गया कि जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, उसी तरीके से स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी एक ही जगह पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल स्कूल बिल्डिंग, सेवरल बिल्डिंग हाउसिंग डिफरेंट स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन द कॉम्प्लेक्स। एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही परिसर में अलग अलग स्कूल या शैक्षिक संस्थानों की वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग होती है। स्पेशलाइज स्कूल, तो यहाँ पर देखिए स्पेशलाइज भी स्कूल मिलते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग हो सकते हैं, और साइंस फोकस स्कूल अलग हो सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग बिल्डिंग्स, अलग स्कूल्स हो सकती हैं। जैसे आप सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो जैसे DU की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे नॉर्थ कैंपस में जाइए, साउथ कैंपस में जाइए, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे मेन कैंपस में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग बिल्डिंग्स हो, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स हो, और जहाँ पर जो स्पेशलाइज स्कूल हो, वोकेशनल के लिए अलग हो, साइंस फोकस अलग हो, सोशल साइंस के लिए अलग हो, और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग्स हो। शेयर्ड फैसिलिटीज मतलब शेयर्ड फैसिलिटीज सच एज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए उस कॉम्प्लेक्स में। कि लाइब्रेरी है, ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट्स की जो लाइब्रेरी एक ही जगह हो, जहाँ पे सभी बच्चे जाकर, बड़ी जैसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो इस तरह की लाइब्रेरी हो जहाँ पे अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, सब बच्चे उसको एक साथ मिलकर उसको शेयर कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं खेल परिसर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम की बात करते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए ताकि उसको सब शेयर कर सकें। और कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डेट सर्व मल्टीपल स्कूल्स सच ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। की एक सेंट्रलाइज जैसे लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ से पूरे कॉम्प्लेक्स पे निगरानी किया जा सके। पूरे कॉम्प्लेक्स का जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है उसका जो डाटा है, उसका रिकॉर्ड है, एक जगह से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर क्या स्कूल कॉम्प्लेक्स तो हमें समझ में आ गया, लेकिन फैसिलिटीज़ कैसी हो, शेयर्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होनी चाहिए। इसके अलावा रिसोर्स पूलिंग, तो देखिए रिसोर्स पूलिंग, अब जब हम स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में आप जान गए हैं, समझ गए हैं, तो अब मतलब जब अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, स्पेशलाइज अलग अलग स्कूल्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो टीचर्स की बात करें, जो फैकल्टी की बात करें, जो एक्सपर्ट्स की बात करें, तो वो भी काफ़ी सारे वहाँ पे होंगे। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही रिसोर्सफुल साधन हो सकते हैं, जिसका अच्छे से यूज किया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो जो स्पेशलाइज्ड टीचर है, ठीक है, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। तो द एबिलिटी टू पूर रिसोर्सेज इंक्लूड टीचर स्पेशलाइज एंड फैसिलिटीज टू प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो इससे बच्चों को एक वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा, समझने के लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा, एक्सपर्ट्स होंगे तो बच्चों को अच्छे से गाइडेंस भी मिल सकती है। तो ये जो था सारा कंसेप्ट था स्कूल कॉम्प्लेक्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में कि स्कूल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और इसको मेंटेन्स कैसे किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल रिकॉर्ड के बारे में कि स्कूल रिकॉर्ड होता क्या है। School record is a written document which contains complete information about the school and all the activities happening in it। कि स्कूल रिकॉर्ड में, विद्यालय अभिलेख में हमें विद्यालय और विद्यालय से जुड़ी सारी जो एक्टिविटी विद्यालय में होती है, चाहे स्टूडेंट के बारे में चाहे टीचर्स के बारे में, तो सारी जो डिटेल्स हैं हमें स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू मिलती है। तो स्कूल रिकॉर्ड्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ द स्कूल एंड द स्टूडेंट। की विद्यालय अभिलेख की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, तो इसमें विद्यालय और विद्यार्थियों की दक्षता और उपलब्धि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती है। तो स्कूल के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है, टीचर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, तो सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन स्कूल रिकॉर्ड के थ्रू आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की कि स्कूल रिकॉर्ड की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए स्कूल रिकॉर्ड की अगर हम नीड की बात करें तो सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, तो इससे जवाबदेही तय होती है क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि कौन अपना काम ठीक से कर रहा है, कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे कोई टीचर हो। तो इसी से पता चलता है रिकॉर्ड से। मान लो बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, रिकॉर्ड से हमें पता चल, तो मतलब वो अपना काम जो टीचर है उतने अच्छे से वो नहीं कर पा रहा। अगर मान लो स्कूल्स में जो हम फाइनेंस की बात करें उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, रिकॉर्ड से पता चल रहा है, मतलब जो फाइनेंस ऑफिसर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो होती है लोगों की, जो कर्मचारी हैं, तय होती है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेस पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि स्कूल के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, स्कूल के बारे में जो पॉलिसी बनाना है, नियम बनाना है, तो इसी के बेस पर निर्णय लिया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल के लिए कि किसी क्लास में बच्चे हैं कम आ रहे हैं, ठीक है, या किसी क्लास में मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे बार बार फेल हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, या तो हम देखें कि पूरे स्कूल में बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब इस तरह की जो प्रॉब्लम है रिकॉर्ड से ही तो पता चलेगा, तो उसी बेस पर निर्णय लिया जा सकता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और गाइडेंस काउंसलर की अगर हम बात करें, इस तरह के रिकॉर्ड है, मान लो कि बच्चों के बारे में रिकॉर्ड्स जो स्कूल में रिकॉर्ड्स होते हैं, मान लो हमें इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि कौन बच्चा है पढ़ने में अच्छा है, किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह का जो रिकॉर्ड होगा, स्कूल में काउंसलर जाएंगे तो काउंसलर के पास बच्चों की डिटेल होगी, तभी तो बच्चों की सही से वो काउंसलिंग कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, तो देखिए रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि स्कूल में कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के कितने टीचर हैं, किस सब्जेक्ट में जो है टीचर कम है, कितने टीचर्स की और नीड है। तो ये स्कूल में इन्हीं रिकॉर्ड से टीचर्स के बारे में रिकॉर्ड है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। और यही रिकॉर्ड, मान लो टीचर किसी स्कूल में दो टीचर कम है, तीन टीचर कम है, तो कैसे पता चलेगा, रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। और दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में मान लो अलग अलग स्कूल में है कि किसी स्कूल में दो टीचर कम है, किसी में तीन कम है, किसी में चार कम है, तो उसी के बेस पे तो आगे चल के वैकेंसी निकलती है। इंफॉर्मेशन बैंक, तो स्कूल रिकॉर्ड को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बैंक, क्योंकि स्कूल की डिटेल सारी इंफॉर्मेशन इसी से हमें मिलती है कि स्कूल में पर्टिकुलर ईयर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, कितने टीचर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। तो सारी की सारी जो चीजें हैं स्कूल रिकॉर्ड से तो पता चलती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक तरह का इंफॉर्मेशन बैंक है, सूचना बैंक। इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो टाइम टू टाइम बच्चों के बारे में भी जानना चाहते हैं, बच्चों की क्या अचीवमेंट है, बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चा अच्छा क्या अच्छा कर रहा है, क्या कहाँ पर बच्चों को और हेल्प की नीड, मतलब उनको और हेल्प की ज़रूरत है, बच्चों का रिजल्ट कैसे रहा। तो इस सारी की सारी चीज़ें पेरेंट्स को कैसे पता चलती है, इन्हीं रिकॉर्ड्स के थ्रू पेरेंट्स को पता चलती है। जब पीटीएम होती है तो इन्हीं रिकॉर्ड्स के बेस पर ही टीचर जो है स्टूडेंट के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से क्या है, प्लानिंग करने में आसानी होती है।
ठीक है। आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग तब करेंगे ना जब आपको आपको उसके बारे में पता होगा। सब्जेक्ट टाइम टेबल, विषय समय सारणी, तो देखिए टाइम टेबल इसका फ़ायदा क्या है कि टाइम टेबल से बच्चों को भी पता रहता है कि किस दिन कौन सी क्लास होनी है, उस हिसाब से बच्चे भी अपनी तैयारी करके जाते हैं। टीचर्स को भी पता होता है कि उनकी कब कहाँ किस क्लास में क्लास है, ठीक है। इन्हीं रिकॉर्ड से स्टूडेंट के बिहेवियर का पता चलता है, उसका बिहेवियर कोई इशू है कि नहीं है, स्टूडेंट की अचीवमेंट का पता चलता है। और जो भी अधिकारी जो हैं, ठीक है, अ, स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो इसी से उनको स्कूल की है डिटेल पता चलती है, बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है, स्कूल के सक्सेस और फेलियर का पता चलता है इन्हीं रिकॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल रिकॉर्ड्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स की, स्कूल रिकॉर्ड्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर की। एडमिशन जिससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर ईयर में एडमिशन लिए हैं। विड्रॉ से पता चलता है कितने बच्चों ने छोड़ दिया है। अटेंडेंस से हमें डेली बच्चों की अटेंडेंस से पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। क्लास टाइम टेबल, तो इस टाइम टेबल से पता चलता है पर्टिकुलर क्लास का क्या टाइम टेबल है, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड, इससे बच्चों की हेल्थ का पता चलता है। और इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, तो इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मतलब किसी भी बच्चे के बारे में, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर एडमिशन मतलब स्कूल छोड़ने तक सारी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से किसी भी बच्चे के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। लेसन प्लान मतलब जो टीचर्स क्लास में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्लान अपना बनाते हैं, तो एक रिकॉर्ड ये भी है। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड मतलब क्लास में अगर बच्चों क्लास में या स्कूल में बच्चों ने कुछ शैतानी की, बदमाशी की, तो उन पर क्या एक्शन लिया गया, तो इस तरह का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है जिसे डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड कहते हैं। लॉग बुक का ये एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें स्कूल के जो महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं ना, घटनाएं होती हैं, वो इसमें दर्ज की जाती हैं। जैसे स्कूल में मान लो नया टाइम टेबल बना, ठीक है, टाइम टेबल चेंज हो गया। इसके अलावा कोई टीचर बीमार पड़ गया, किसी टीचर की डेथ हो जाती है, स्कूल में कोई विजिट के लिए आया तो उसने भी स्कूल में जो देखा तो अपनी जो उसका जो एक्सपीरियंस है या कुछ लिखना है तो इसी लॉग बुक में ही लिख कर जाता है। तो इस तरह से लॉग बुक में स्कूल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज की जाती है। फिर स्कूल कैश बुक की बात करें तो कैश बुक क्या है, मतलब स्कूल में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है अलग अलग चीज़ों पे, तो उसकी सारी डिटेल होती है। स्टॉक बुक की बात करें तो देखिए इतना बड़ा स्कूल है, स्टेशनरी की जो स्टेशनरी की बात करें तो वो भी नीड पड़ती होगी। हम बुक की बात करें वो भी स्कूल में आता है। ड्रेस की बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में डेली काफ़ी सामान आता है, काफ़ी खर्च होता है। तो स्टॉक बुक में सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है कि कब कितना सामान आया, कितना खर्च हो गया, कितना जो है जो मटेरियल है उसकी और नीड है। तो स्टॉक बुक में ये सारा जो स्टॉक है इसके बारे में डिटेल होती है। स्कूल का टाइम टेबल, ठीक है, तो विद्यालय की समय सारणी पता चलती कि स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, ठंडी में क्या है, गर्मी में क्या है, तो इसके थ्रू पता चलता है। टीचर डायरी, ठीक है, एक टीचर डायरी एक तरह का रिकॉर्ड है जिसमें एक टीचर के पास कितनी क्लासेस है, ठीक है, और टीचर ने किस क्लास में कितना पढ़ाया, कितना बाकी है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है टीचर डायरी में ही पता चलता है। एक तरह से उसकी पूरी प्लानिंग होती है, कितना पढ़ा दिया, कितना पढ़ाना है। स्टाफ मूवमेंट बुक, इसमें क्या होता है कि मान लो स्कूल में कोई भी टीचर है कि स्कूल के किसी काम से बाहर जाता है स्कूल टाइम में, तो उसको मूवमेंट रजिस्टर में अपनी एंट्री लिखनी होती है कि कितने बजे निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, किसकी परमिशन से निकल रहा है। इसके अलावा ट्रांसफ़र एंड लिविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इसका रिकॉर्ड। विजिटर बुक, कोई स्कूल में विजिट करने के लिए आया तो उसकी भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज की जाती है कि किस ईयर, किस दिन, किस डेट पे कौन स्कूल में आया, ठीक है। इसके अलावा करिकुलम सिलेबस, जो स्कूल में करिकुलम चलता है, जो बच्चों को अलग अलग बुक्स पढ़ाई जाती है, तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करके रखा जाता है। तो इस तरह से ये स्कूल रिकॉर्ड्स के अलग अलग टाइप्स हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि स्कूल रिकॉर्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कि स्कूल का जो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कंप्लीट होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिससे हमें बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में सारी डिटेल हमें मिल जाए। तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो कंप्लीट भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, ताकि इस बेस पर अगर आगे कोई डिसीजन लेना है, कोई
प्लान करना है तो वो ठीक रहे। इसके अलावा रिकॉर्ड रिकॉर्ड मस्ट बी ऑर्गेनाइज की रिकॉर्ड जो होना चाहिए, देखिए इतने सारे रिकॉर्ड हमने बात कर ली, इतने अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड होते हैं, तो उनको भी व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सको, इजीली ढूंढ सको, इजीली आप इंफॉर्मेशन जो है वहां से ले सको। द रिकॉर्ड शुड बी रिलेवेंट, कि रिकॉर्ड जो होना चाहिए रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, ताकि आप उसको यूज कर सको। ठीक है। दिस शुड बी यूजफुल इन इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द स्कूल, की रिकॉर्ड ऐसा हो कि जो स्कूल के लिए, चाहे हम इफेक्टिव प्लानिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो उसमें यूजफुल होना चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, कि जो भी स्कूल रिकॉर्ड में जो भी आप इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और रिकॉर्ड शुड बी क्लियर एंड रीडेबल, कि रिकॉर्ड ऐसा हो जो क्लियर हो, आप आराम से उसको पढ़ सकें। ठीक है। तो स्पष्ट होना चाहिए और पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन होगा तभी वो सही सलामत होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि रिकॉर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, चाहे हम लॉग बुक की बात करें, हम स्टॉक बुक की बात करें, हम कैश बुक की बात करें, हम अटेंडेंस रजिस्टर की बात करें, हम एडमिशन रजिस्टर की बात करें। ठीक है। तो हर साल एडमिशन हो रहे हैं, हर साल बच्चे छोड़ रहे हैं। स्टॉक की बात करें, हमेशा सामान आ रहा है, हमेशा सामान जा रहा है। ठीक है। अ, तो मूवमेंट रजिस्टर की हम बात करें, हर साल का अपना रजिस्टर्ड होता है। तो पहले तो क्या करना है कि जो अलग अलग रिकॉर्ड है इसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर एक साइड हो गया। ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं विड्रॉल रजिस्टर, ट्रांसफर टीसी जो होता है वो उसका अलग हो गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन करने के बाद फाइल स्टोरेज, रिकॉर्ड को रखना कहाँ है, तो जहां पे भी रखा जाए, जिस रूम में भी रखा जाए, टैग के साथ रखा जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए, ताकि कोई रिकॉर्ड उस रूम में ढूंढने जाए तो उसको इजीली मिल सके, कि एक जगह एडमिशन का रजिस्टर है, एक जगह विड्रॉल वाला है, एक जगह अटेंडेंस का रजिस्टर है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। प्लस सिर्फ रख देना ही काफी नहीं होता, उसका टाइम टू टाइम उसका मेंटेन भी करना चाहिए। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, फाइल स्टोरेज मेंटेन करके रखना चाहिए। और चेकआउट का मतलब है कि अगर वो रिकॉर्ड कोई लेके, कोई टीचर है उसको मान लो रिकॉर्ड की नीड पड़ती है, अगर वो लेके जाए तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए कि कब कौन सा रिकॉर्ड कब कौन लेके गया और कब वापस दे गया, तो उसकी पूरी एंट्री होनी चाहिए। और देखिए हमें पता है कि हमेशा वेदर चेंज होता रहता है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। ठीक है। कभी पानी है, बारिश हो गई है, तो इन चीज़ों से रिकॉर्ड खराब होने का डर होता है। तो इसीलिए रिकॉर्ड को प्रॉपरली अरेंज एंड सिक्योर करके रखना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड जो है उसको बचा के रखा जा सके, सही सलामत रखा जा सके। तो इस तरह से रिकॉर्ड का सही तरीके से मेंटेन करके रखा जा सकता है, कि पहले क्लासिफिकेशन अलग अलग रिकॉर्ड को करना चाहिए, फिर उसको एक सही जगह बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहिए, उसका मेंटेन करना चाहिए। कोई अगर ले जाता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री भी होनी चाहिए, और उसको प्रॉपरली अरेंज एंड सिक्योर करके रखा जाना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्कूल रिकॉर्ड की बात की कि स्कूल रिकॉर्ड होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, और इसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एट्थ क्लास की जियोग्राफी में एक चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स, तो जिसमें हमें पता चलता है कि ह्यूमन को जब अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है, जाकर सोसाइटी में अपनी सर्विसेज देता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो जब ह्यूमन को अच्छी एजुकेशन मिलती है, स्किल मिलती है, तो ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्कूल, की एक स्कूल में, एक विद्यालय में ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन कौन है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम जाने कि एक स्कूल का ह्यूमन रिसोर्स कौन है, तो वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्कूल का ह्यूमन
resource, they play an important role in the effective functioning of the school and ensuring quality of education, की विद्यालय के प्रभावी संचालन और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है? स्कूल का जो ह्यूमन रिसोर्स है। और स्कूल का ह्यूमन रिसोर्स कौन है? वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है स्कूल में। तो अब आप इसको एक देखकर आराम से समझ सकते हैं, और क्वेश्चन भी आए तो आप सिर्फ ये अगर की पॉइंट आपको याद रहेंगे ना कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो आप यही लिख सकते हैं आराम से। तो इतना ज़्यादा कोई मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चार्ट को अगर भी आप देख लेंगे तो देखिए, हेड ऑफ स्कूल पहले हम प्रिंसिपल कहते थे, लेकिन आजकल काफ़ी जगह प्रिंसिपल ना कह के कहा जाता है HOS, हेड ऑफ स्कूल। तो सबसे हेड स्कूल का प्रिंसिपल या हेड ऑफ स्कूल होता है। उसके बाद देखते हैं कि स्कूल में दो तरह के स्टाफ होते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि दो तरह का ह्यूमन रिसोर्स होता है। एक टीचिंग स्टाफ जो बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड है, जो बच्चों को क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो होते हैं टीचिंग स्टाफ। और नॉन टीचिंग स्टाफ, आप इसको सपोर्टिंग स्टाफ कह सकते हो, कि जो टीचिंग को छोड़कर बाकी जो स्कूल की और एक्टिविटी होती है, जो काम होता है वो करते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जब टीचिंग स्टाफ की बात करें तो सब्जेक्ट टीचर आ जाते हैं। अलग अलग जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उनके जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर, फिर स्पोर्ट टीचर, योगा टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक एंड डांस टीचर, काउंसलर, जो बच्चों की इंडिविजुअल बच्चों की कुछ हेल्प होती है एकेडमिक या पर्सनल, तो उनकी हेल्प के लिए जो काउंसलिंग के लिए काउंसलर भी रखे जाते हैं स्कूल में। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करेंगे तो लाइब्रेरियन हो गए, जो आईटी जो स्टाफ है, टेक्नीशियन हो गए, क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट हो गए, बस ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, क्लीनर्स हो गए, और जो डॉक्टर्स ये हो गए, तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। तो बस अगर आपको इतना ही याद है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सिर्फ यही पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, जब इसमें हेड ऑफ स्कूल की बात करें, विद्यालय प्रमुख की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो इनकी तो पूरी स्कूल की जिम्मेदारी है। इनके अंडर में टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। सबको देखना, सबको सुपरवाइज करना कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, टीचिंग सही से हो रही है कि नहीं, टीचर बच्चों को सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चों का रिजल्ट ठीक से आ रहा है कि नहीं। और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, चाहे लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन, क्लर्क, अकाउंटेंट, बस ड्राइवर, सिक्योरिटी, क्लीनर, डॉक्टर, ये सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा जो है जिम्मा देख रेख किसका काम होता है? हेड ऑफ स्कूल, विद्यालय प्रमुख का काम होता है। ठीक है। तो बस आपको अगर ये चार्ट, आपको ये पॉइंट ही आपके माइंड में रहे ना, टीचिंग, नॉन टीचिंग, तो आप इसमें काफ़ी कुछ आप सिर्फ इसी को देखकर ही लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं, जो मेन मेन जो रिसोर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हेड ऑफ स्कूल की बात करते हैं, विद्यालय प्रमुख। कौन? मतलब प्रिंसिपल। तो विद्यालय प्रमुख विद्यालय का शैक्षिक नेता होता है, जो संस्था के समग्र प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। द हेड ऑफ स्कूल इज द एजुकेशनल लीडर ऑफ स्कूल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देयर रोल इंक्लूड सेटिंग द स्कूल विजन, मिशन एंड गोल्स, managing staff, ensuring student discipline and safety, and representing the school to the committee, की स्कूल को कमिटी में रिप्रेजेंट करना। ये किसका काम होता है? हेड ऑफ स्कूल का, प्रिंसिपल का काम होता है। ठीक है। फिर हम स्कूल एडमिनिस्ट्रे यही बात करें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, विद्यालय प्रशासक। तो विद्यालय प्रशासक कौन होते हैं? तो इनमें आते हैं, चाहे हम वाइस प्रिंसिपल की बात कर लें, चाहे कोऑर्डिनेटर की बात कर लें, ये सब मिलकर प्रिंसिपल के साथ क्या करते हैं? स्कूल को स्मूथली रन करने का काम इनका होता है। चाहे स्कूल का डिसिप्लिन है, ठीक है, चाहे वहाँ का करिकुलम डेवलपमेंट है, चाहे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सारी चीज़ देखना एक एक का किसका काम होता है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। फिर अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर। तो टीचर का मुख्य काम क्या होता है? टीचर आर एट द कोर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, की एजुकेशनल जो प्रोसेस की बात करें उसकी प्रक्रिया के मूल में कौन है? टीचर। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डिलीवरिंग लेसन, असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। तो ये काम किसका है? ये काम टीचर्स का है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल in shaping student academic and personal development। फिर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन स्टाफ, आप इनको कह सकते हैं स्पेशल टीचर।
अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों को पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता। स्पेशल बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए जो स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं, तो स्पेशल स्टाफ होते हैं जो इस तरह के स्पेशल बच्चों की हेल्प करते हैं। फिर लाइब्रेरियन की बात करते हैं, तो आप सबको पता है लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन मैनेज टू द स्कूल्स लाइब्रेरी हेल्पिंग स्टूडेंट एंड टीचर एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोमोटिंग अ लव ऑफ रीडिंग एंड रिसर्च। तो ये काम किसका हो गया? लाइब्रेरियन का हो गया, लाइब्रेरी से रिलेटेड जो काम होता है। ठीक है। फिर आईटी एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, तो आईटी, ठीक है। आईटी एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्कूल्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब नेटवर्क एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो ये किसका काम हो गया? ये जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं स्कूल में, उनका काम होता है। फिर सिक्योरिटी स्टाफ का काम, तो सिक्योरिटी स्टाफ का काम मेन हम देखते हैं सिक्योरिटी का होता है। सिक्योरिटी स्टाफ इंश्योर द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट स्टाफ एंड स्कूल फैसिलिटीज की सुरक्षा, कर्मचारी विद्यार्थियों और जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं और विद्यालय की सुविधा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और लास्ट में अगर हम क्लीनिंग स्टाफ की बात करें, तो स्कूल को साफ रखना, स्वच्छ रखना, ठीक है। वैसे तो जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन इनकी मुख्य रूप से इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस एक स्कूल में ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन होता है। तो आपको दो पॉइंट आपके माइंड में आ गए होंगे, हेड तो प्रिंसिपल होते हैं और बाकी टीचिंग स्टाफ जो टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में लगे होते हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो टीचिंग को छोड़कर अदर जो एक्टिविटी होती है उसमें इंगेज होते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बजट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा। सबसे पहले अगर बजट की बात करें, तो आपके घर का बजट, मंथली जो भी इनकम आपके घर में आपके जो गार्जियन है उनकी होती है, तो उस इनकम को पूरे महीने जो भी घर के अलग अलग खर्चे हैं उस पर लगाना। तो बजट की स्टार्टिंग घर से होती है। प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं आपको मंथली खर्चे के लिए जो आपको पैसे देते होंगे, तो आपके पास इनकम आई और आप उस जो भी इनकम होती है उसको आप पूरे महीने संभाल कर खर्च करते हैं। तो यहाँ पर बजट में दो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पहली क्या है? इनकम। और दूसरा उस इनकम को किस तरह से खर्च करना है एक टाइम पीरियड में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बजट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल फाइनेंस में स्कूल बजट की, कि स्कूल बजट क्या होता है और एक स्कूल के सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं और वो किन किन चीज़ों पे खर्च करता है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम स्कूल फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्कूल फाइनेंस में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है रेवेन्यू को जनरेट करना, ठीक है। आय, जो भी इनकम है स्कूल की, जैसे बच्चों की फीस से आती है और अदर सोर्सेज हैं, तो रेवेन्यू को जनरेट करना। फिर रिसोर्सिस एलोकेशन, तो रिसोर्स जो भी एक स्कूल के रिसोर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टीचर, बाकी अदर जो फैसिलिटीज़ है, तो जो रेवेन्यू है उन उन रेवेन्यू को इन रिसोर्सेज पे लगाकर और इन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करना, ताकि स्कूल की जो फंक्शनिंग है स्मूथली चल सके। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं स्कूल फाइनेंस में। रेवेन्यू जनरेशन, फिर रिसोर्स एलोकेशन, और थर्ड क्या है? उन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करना। ठीक है। तो स्कूल फाइनेंस के ये तीन हिस्से हो गए। अब हम बात करते हैं स्कूल बजट की। तो स्कूल बजट क्या होता है? तो सबसे पहले जब हम बजट की बात करें, तो बजट इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम, की बजट आय के संबंध में व्यय की एक योजना है कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसको सही से खर्च करना। आपकी जैसे घर की हमने बात की, तो घर पे जो भी इनकम आ रही है तो घर की अलग अलग चीजें हैं उस पर लगाना। इसी तरीके से अगर हम एक स्कूल के बजट की बात करें, तो स्कूल को जो भी इनकम मिल रही है उस इनकम को स्कूल पर, स्कूल के बच्चों पर, स्कूल के रिसोर्सेज पर, टीचर पर सही से लगाना, उसको सही से यूटिलाइज करना। अ बजट इज अ फिजिकल प्लान फॉर्मुलेटेड टू रीच द गोल ऑफ द स्कूल, की बजट विद्यालय के लक्ष्यों तक पहुंचने और उनको प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक वित्तीय योजना है, कि जो भी इनकम आ रही है स्कूल को मिल रही है उसको स्कूल पर सही से लगाना, सही से खर्च करना, ताकि स्कूल अच्छे से चल सके, अच्छे से रन कर सके। इट इज अ टूल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, कि वित्तीय नियंत्रण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी को बजट का आना पता होना चाहिए, बजट आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बजट ठीक से नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी जो इनकम आएगी वो तुरंत
खर्च हो जाएगी, हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी इनकम आ रही है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए एक बजट बनाना, एक प्लान करना बहुत जरूरी होता है। इट रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्कूल एंड द फाइनेंशियल मीन्स टू फुलफिल दैम, कि यह विद्यालयों की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने के वित्तीय साधनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि बजट क्या है। तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम बजट को देखें तो बजट इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम, की जो भी आय आ रही है उसको सही तरीके से व्यय करने की एक योजना है, एक प्लान है बजट। तो इसी तरह से स्कूल को जो इनकम मिल रही है उसी इनकम को स्कूल पर लगाना, स्कूल पर सही से खर्च करना, ताकि स्कूल अच्छे से चल सके, आगे बढ़ सके। फिर अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम, तो एक स्कूल के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट फंडिंग, कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो फंड मिलता है। दूसरा है स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब स्टूडेंट की जो फीस होती है। तीसरा है डोनेशन एंड फंड रेजिंग, कि दान, कई बार अलग अलग जो कंपनी है उनकी तरफ से स्कूल को डोनेशन मिलता है। प्लस अगर हम फंड रेजिंग की बात करें तो स्कूल में टाइम टाइम पे प्रोग्राम होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस तरह के अलग अलग सेमिनार जो स्कूल अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करता है। तो बाहर से जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं तो उनसे जो होने वाली इनकम है, तो इस तरह से स्कूल क्या करता है, फंड रेजिंग करता है। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की स्कूल कहाँ कहाँ अपने जो भी इनकम आती है उसको कहाँ कहाँ लगाता है, तो सबसे पहला है सैलरीज, की जो भी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी के लिए। दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास, की अपने टीचर्स के, अपने स्टाफ के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्कूल टाइम टाइम पे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं तो उन पर जो इनकम लगती है। ठीक है। तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, की बिजली पानी पे जो खर्चा होता है और इस स्कूल बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है। ठीक है। एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज में चाहे हम बुक्स की बात करें, स्टेशनरी की बात करें, टेक्नोलॉजी, स्कूल में जो भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, चाहे वाईफाई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो टेक्नोलॉजी पे जो खर्च होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, स्कूल बसेस पे, और जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है उन पर खर्च होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कूल के जो सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हैं और उन इनकम को किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं उस पर खर्च किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना स्कूल फाइनेंस के बारे में, स्कूल बजट के बारे में, कि स्कूल बजट की अगर हम बात करें तो स्कूल की इनकम कहाँ कहाँ से होती है और स्कूल किस तरह से अपनी इनकम को अलग अलग चीज़ों पर खर्च करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।